टैक्स एक समझा जाता है कि पूरी दुनिया है, ये एक अलहदा सेपरेट फील्ड जो है वो समझी जाती है और आपने इस फील्ड में बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा नाम जो है वो अपना पैदा किया है। मेरा ख्याल है मेहनत जो है वो पहली शर्त है। बिल्कुल सर। मेहनत करने से ही इंसान को अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं इन्ना माल उसरी युसरा, हर सख्ती के बाद आसानी है। नई हुकूमत को टैक्स के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है? आप एक चलते हुए सेटअप को हटा के आपने एक नया सेटअप लेके आए हैं। आपके रिजर्व 8 बिलियन डर से जब भी नीचे आएंगे, अल्लाह ना करे ये मामला जो है वो बैंकरप्सी की तरफ चले जाए। FPR का जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिकवरी है। टारगेट्स पूरे करने के लिए वो हर अच्छा और हर बुरा इकदाम भी करते हैं, बिल्कुल। जायज़ और नाजायज़ काम भी है। POS लगवाना कितना ज़रूरी है? पॉइंट ऑफ सेल इसको डिपार्टमेंट का सारा फोकस उसके ऊपर है और उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने अचीवमेंट भी हासिल कर ली है। लेकिन POS की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी आ रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट फयाज़ अहमद लाड और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट वन टीवी पे। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम टैक्स बार में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन से है और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के वो साबका जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। जी तो नाजरीन, हम वेलकम करते हैं मेरी मुराद जनाब सैयद इरफान हैदर शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया फयाज़ लॉर्ड साहब आपका और आपके चैनल जस्ट वन टीवी का कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और कुछ ख़यालात के इजहार करने का मुझे यहाँ मौका मिला। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से इसको बड़ा रेगुलरली देखता भी रहता हूँ। इसमें हमेशा आपने कानून की बात की जी सर, और आपने हमेशा जो इस पाकिस्तान के अंदर आने वाले जितने भी मसाइल्स हैं उसके हवाले से आपने हमेशा यहाँ बात की। बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी यहाँ आके आपके साथ इंटरव्यू देते रहे हैं और मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है और जो इज़्ज़त बख्शी है, मैं हमेशा आपकी इस इज़्ज़त को जो अफजाई है उसको हमेशा याद सर। रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक आम वकील से सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन तक का सफ़र आपका कैसा रहा? ये बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे साथ किया है। जी, तो अगर तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो शायद काफ़ी दिन लग जाए मुझे, लेकिन एक ही जो वर्ड्स है उसके अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बाअदब बामुराद और बेअदब जो है उसके तो लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और मेहनत करने से ही अल्लाह ताला आपको ये मुकाम देते हैं। इसमें अल्लाह पाक, आपके माँ बाप जी और आपके उस्ताद कराम और दोस्तों की दुआएं होती हैं। और आप किसी भी ग्रुप के साथ या किसी भी आप अदारे के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक वक्त आता है कि वो अदारा आपको पे बैक करता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, राना मुनीर हुसैन साहब, उनके साथ साथ मेरी एक और खुशनसीबी है, मेरे प्रेसिडेंट थे कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनके ज़ेरे साया रहते हुए आज भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी इसी ही अमल को दोहराते रहेंगे कि ज़िंदगी में जो एक मकसद लेके आए थे उसी मकसद के साथ इस ज़िंदगी का इख्तिताम हो। सर, टैक्स एक समझा जाता है कि पूरी दुनिया है, ये एक अलहदा सेपरेट फील्ड जो है वो समझी जाती है और आपने इस फील्ड में बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा नाम जो है वो अपना पैदा किया है सर। मेरी ये भी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी रही कि मेरे उस्ताद मोहतरम जिनके ज़ेरे साया मैंने काम किया वो एक बहुत मेहनती शख्स हैं। जी, आज भी वो 16-18 घंटे काम करते हैं। ही इज़ नो 70 ईयर प्लस। उनके जो दादा उस्ताद हैं डॉक्टर लियाज़ ज़फ़र साहब, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो भी 8-10-18 घंटे 20 घंटे काम करने वाले। मैं उनको भी देखता रहा हूँ जब मैं इस फील्ड के अंदर आया। तो सर असल में ये आपकी खुश नसीबी होती है कि अगर आपको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए, उसके साथ साथ फिर आपने अपनी जुस्तजू मेहनत और लगन से ही अपने किसी मुकाम को हासिल करना होता है। तो मेरा ख्याल है मेहनत जो है वो पहली शर्त है। बिल्कुल सर। और मेहनत करने से ही इंसान को अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं इन्ना माल उसरी युसरा, बिल्कुल सर। कि हर सख्ती के बाद आसानी है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो
क्लैरिटी में आ जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, फिर अल्लाह ताला एक ऐसा वक्त भी आपके ऊपर लेके आते हैं अपने फजलो करम के साथ कि पैसा आपके पीछे भाग रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे उस्ताद कराम, मेरे वालदैन, मेरे दोस्त अहबाब, और सबसे बढ़ के मेरे अल्लाह पाक का मेरे पे करम रहा है। मेरा मौला पंजतन पाक ने मेरे ऊपर हमेशा ही अपनी फजलो करम रखा है। तो ये अल्लाह ताला की सब देन है। अच्छा सर, नई हुकूमत को टैक्स के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें डिफरेंट राय, हर एक शख्स उसकी डिफरेंट राय है। बिल्कुल। मेरी राय शायद आपसे डिफरेंट हो, आपकी मेरे से डिफरेंट हो, ये एक नेचुरली बात है। एक्चुअली जिस हालात में इस वक्त गवर्नमेंट को टेक ओवर किया गया है, या गवर्नमेंट एक चलते हुए सेटअप को हटा के आपने एक नया सेटअप लेके आए हैं। अब देखें, इस इन द बिटवीन 20-25 रुपये डॉलर ने आप अप डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। पैसे आपकी लोकल जो आपकी करेंसी है उसके ऊपर दबाव है। बिल्कुल सर। अब इस दबाव को किसी तरीके से भी कम करने के लिए वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जी। मेरा ख्याल है कि अगर ये 1.5 साल मज़ीद इसी हुकूमत को चलने देते तो शायद नून लीग और उनकी इत्तेहादी पार्टीज बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाती। जी सर। लेकिन एनी हो, ये जो भी फैसला था, जो भी सिनेरियो बन गया, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। अगर तो ये 1.5 साल सर्वाइवल कर गए तो फिर शायद कुछ थोड़े से हालात डिफरेंट हों। बाहर तो नज़र नहीं आ रहे। आपका सारा दबाव IMF के नीचे है। IMF ने ही आपको पैसे देने हैं तो आपने उनको रिटर्न करने हैं। अब रिसेंटली जो श्रीलंका का हाल हुआ है, बैंकरप्सी में चले गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, वहाँ पे देखें क्या हालात हैं इस वक्त। वो एक टूरिज्म कंट्री थी, उनके पास इसके अलावा चाय की एक्सपोर्ट, अब वो डिफरेंट टेक्सटाइल सेक्टर तो था, लेकिन बैंकरप्सी के होते ही सब की चीज़ें जो है ना वो मलियामेट हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम तो दुआगो हैं, हमारी सारी शान और शौकत, हमारा रहना, हमारा दिलो जान से इसी मुल्क के लिए है, यहीं पैदा हुए हैं, अल्लाह करे यहीं में मर जाएं ताकि इसी मिट्टी में दफन हो। लेकिन इस वक्त हालात थोड़े से नाजुक हैं। गवर्नमेंट बोल्ड स्टेप तो ले रही है। रिसेंटली एक SRO के जरिए कोई 80+ आइटम्स जो हैं, लग्जरियस आइटम जो थी, उसको इन्होंने बैन किया है। गाड़ियाँ हैं, जूसेस हैं, कपड़े हैं, जो भी इन्होंने फर्नीचर आइटम्स थी, जो कि जिसपे ये समझ रहे थे कि इसकी वजह से भी डॉलर अप्रेज बढ़ हो रहा है और पाकिस्तानी पैसे पे दबाव ज़्यादा है, उसको कम किया है। अब देखिए, आज 2-2.25 रुपये डॉलर नीचे आया है और 30 रुपये का अगर तेल बढ़ भी गया है तो देखें, उन्होंने स्टेटली कहा है कि जी हमें IMF का प्रेशर था, हमने ये करना था। अगर वो हमारे साथ ना चलते, हमसे डायलॉग कामयाब ना होते तो शायद हम भी बैंकरप्सी की तरफ चले जाएँ। $8 बिलियन से जब भी आप नीचे आ जाएंगे, आपके रिजर्व $8 बिलियन से जब भी नीचे आएंगे, तो अल्लाह ना करे हमारे के मुंह में खाक हो, ये मामला जो है वो बैंकरप्सी की तरफ। अमनेस्टी स्कीम के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि ये साबका हुकूमत की तरह ये हुकूमत जो है ये अमनेस्टी स्कीम को निकालेगी? देखिए, अमनेस्टी स्कीम देने का फ़ायदा तो देखें आवाम ही उठाती है। गवर्नमेंट के पास कलेक्शन ऑफ टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होने की उनको एक चाम होता है कि ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। लेकिन अमनेस्टी मेरा नहीं ख्याल को बहुत अच्छी एक रवायत है। देखिए, एक बंदा है वो 35% टैक्स पे करता है, कंपनी 33% पे करती है, इंडिविजुअल 30% पे करता है हायर रेट के ऊपर जाके। मैं एक ऐसा टैक्स पेयर हूँ, मैं कुछ भी पे नहीं करता, 5% एमएसटी फाइल करता हूँ, अपने सारी जितनी ब्लैक मनी उसको वाइट कर देता हूँ। अब एक जो टैक्स गुजार है और एक जो टैक्स गुजार नहीं है, दोनों के दरमियान आपने एक बाउंड्री वाल 5% वाली खड़ी कर दी। अब लेकिन इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, गवर्नमेंट इस पोजीशन में तो अभी नहीं है, लेकिन अमनेस्टी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इसके मेन स्टेक होल्डर्स, इसमें पाकिस्तान टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर, कराची, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और इसके मुल्का जितने भी लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स को जब तक आप इतमाद में ना लें और उनसे तजावीज़ लें कि हम कैसी एमनेस्टी को देंगे जिससे आवाम को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। गवर्नमेंट को फ़ायदा तब भी होगा जब वो किसी मेन स्टेक होल्डर से बात करेंगे। अब गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का अपना माइंड सेटअप है। बिल्कुल, हम इस फील्ड के अंदर हैं, हमें जो इधर यहाँ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, हमें उसका ज़्यादा बखूबी लोग सर डरते हैं, फिर भी उसके बावजूद जो है वो टैक्स नेटवर्क में आने के लिए। देखिए, टैक्स नेटवर्क में आना, मैं ये समझता हूँ ये लोगों की बहुत, जो लोग इस बात से खौफ ज़्यादा है ना कि टैक्स नेट में नहीं आना चाहिए, वो बेसिकली
मैं समझता हूँ उनको ये हैबिट्स अपनी आदत को बदलना होगा। जी टैक्स जो है बेसिकली प्लानिंग है। जी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको मल्टीपल 2-3 इश्यूज हैं, जी वो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कहेगा दिल के लिए ये दवाई खा लें, ब्लड प्रेशर के लिए ये खाएं, जी। वो आपको मल्टी एक ऐसा सिस्टम बना के देगा कि यार ये गोली आपके साथ ये भी काम करेगी। जी अब टैक्स का जो आपने बात की है कि टैक्स कैसे बढ़ा जा सकता है या टैक्स जी। में लोगों को कैसे लेके आए, जी उसके लिए एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस होना चाहिए। हाँ जी। और सबसे बेहतर बड़ी बात यह है कि लोगों का टैक्स ऑफिशियल्स के ऊपर एतमाद होना चाहिए जी कि हमारा जो टैक्स हम दे रहे हैं ये हमारे ऊपर ही खर्च होगा। जी इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, जी आपकी एजुकेशन है, बुलंद मेयार ज़िंदगी है, और इसके अलावा जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब एक बड़ी अहम चीज़ है कि टैक्स प्लानिंग के लिए आपका टैक्स से रिलेटेड होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अब मेल एडमिनिस्ट्रेशन या मेल प्रैक्टिस जो इसमें कोई डिपार्टमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट का एक कोई भी हम किसी ऑफिसर का नाम ले लेते हैं, किसी ग्रेड के ऑफिसर है या कोई यूडीसी है, जो भी है, कभी इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर हैं, ये एक उनकी आप चेन समझ रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसे। अब वो एक 2,000 रुपये लेके या 5,000 रुपये लेके एक रिटर्न फाइल करता है। जी मैं 5,000 रुपये में किसी का इंटीरियर नहीं बना के दे सकता आपको। जी मेरी प्रैक्टिस तो ये है। बिल्कुल मैं पहले उससे पूछूंगा, उसकी रिटर्न बनाऊंगा, तो रिटर्न से पहले मैं उसके एक्सपेंसेस पूछूंगा, यार आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपने गाड़ी कौन सी रखी हुई है, आप कैसा लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हैं। देन मैं उसकी इनकम डिटरमिन करूंगा ना कि यार इसकी 15 लाख 20 लाख इनकम हो, देन ये बंदा सर्वाइवल करता है। अब जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट एक डिपार्टमेंट का बंदा है, वो कहता है इसी को लाए नहीं 2,000 रुपये देंगे आपकी रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन इसके जो नताइज हैं सर, ये जो टैक्स पेयर बेचारा बनता है उसको बाद में भुगतने पड़ते हैं जब उनके ऑर्डर। देखिए मुझे बात मैं लॉर्ड साहब इस बात को कभी भी आप समझें तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना ही मैं इस बात के हवाले से उनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। देखिए आपके सामने दो चीज़ें हैं जी, एक टैक्स प्रैक्टिशनर बैठा हुआ है जी, और एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ डिपार्टमेंट में एज ए काम कर रहा है जी, लेकिन उसका विजन नहीं है। जी बिल्कुल। अब आपने चूज करना है कि आपने कौन सा बंदा चूज करना है। जी, अब हम ये कहते हैं कि मुझसे 2,000 रुपये लेकर रिटर्न फाइल कर दी, मुझे क्या पता। यार आपने जब तक उसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेंगे वो कैसे आपकी रिटर्न फाइल करेगा। आप भी कह देते हैं यार छोड़ें बस जी आप लिख दें जो लिखना है। अब ये सिस्टम अब खत्म हो चुका हुआ है, ये पुराने दौर की बातें थी, अब वो सिस्टम नहीं है। अब आईडी कार्ड के ऊपर आपकी हर चीज़ नज़र आ रही है, आपने कितने बाहरी सफ़र किए हैं, कितने हज उम्रा किए हैं, कौन से आपके बैंक्स की पूरी डिटेल्स हर चीज़ आप एफबीआर के पास है और एफबीआर इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम भी कर रहा है। और पाकिस्तान टैक्स बार के अम्ब्रेला के नीचे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक सेटअप बनाया है जिसमें टैक्स प्रैक्टिशनर को वो प्रॉपरली अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स प्रैक्टिशनर को, कि आप एफबीआर के बिहाफ पे हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, आप इन लोगों की रिटर्न्स फाइल करें और इनसे एक मुनासिब सी फीस लें। उससे हमें फ़ायदा ये होगा टैक्स प्रैक्टिशनर को कि उनका रोज़गार बढ़ेगा, गवर्नमेंट को इसका डबल फ़ायदा है। अगर उसको उस पर 100 रुपये टैक्स आना था उसको 1,000 रुपये टैक्स आएगा, क्योंकि हमने उसकी रिकॉन्सिलेशन बनानी है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखना है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को देखेंगे, एक प्रॉपरली एक रिटर्न बनेगी, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट बनेगी। लेकिन सर एफपीआर का जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिकवरी है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए टारगेट्स अब जून स्टार्ट है, अब उन्होंने अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। टारगेट्स पूरे करने के लिए वो हर अच्छा और हर बुरा इकदाम भी करते हैं, जायज़ और नाजायज़ काम भी है। आप घर सोए हुए उठते हैं, लगता है आपका बैंक आपका अटैच हो गया, आपने अपील भी की हुई है, आपने स्टे भी लिया हुआ है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा उनको खुला मिलता है वो उसमें अटैचमेंट में अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारा जो अपीलेट वर्क है वो नॉन प्रोफेशनल की वजह से बढ़ा हुआ है। प्रोफेशनल्स के बाद जो भी अपीलेट वर्क होता है वो सबसे पहले अपील फाइल करते हैं, साथ में स्टे फाइल करते हैं और आपके केस को प्रॉपरली देख रहे होते हैं। लेकिन टैक्स ऑफिशियल्स की सबसे बड़ी बात जो है कि ये हिट करते हैं बेसिकली टैक्स डिमांड्स को बढ़ाने के लिए, और डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं जनाब हमने इतने आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जो हमने एफबीआर ने अपने टैक्स पेयर से लेने हैं, लेकिन उसका 10% भी ये रिकवर नहीं कर पाते। हम इनसे ये कहते हैं कि सर आप आएँ, आप हमारे साथ पहले बैठ के बात करें, हमें इज़्ज़त दें, हमें आप जस्टिफाई करने का मौका दें। अब 2017 क्लोज़ हो रहा है जून के अंदर, कुछ क्लोज़ हो चुका हुआ है, कुछ हो गया।
अब रश ऑफ वर्क कितना ज़्यादा होगा कि दिन रात लगा के ये ऑर्डर पास करेंगे। बिल्कुल सर। स्टीरियोटाइप ऑर्डर होगा जी मैंने उसमें रिप्लाई फाइल किया, डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जी, और मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे ITU की तरफ से, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लेटर आएगा या मुझे ऑर्डर मिलेगा जी। लेकिन वो सारा उसको एक साइड पे कर देते हैं जी। आप कहते हैं जी अनहर्ड, इन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफ दी हमें, ये आए नहीं, इन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, अपील में जाके वो सारी डिमांड जो है ख़त्म हो जाती है। सर POS लगवाना कितना ज़रूरी है इसमें? देखिए पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर उन्होंने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया जी कि आपकी शॉप इतने मेजरमेंट में होनी चाहिए, AC अगर आपके यूनिट्स चल रहे हैं तो इतने होने चाहिए, आपका बिजली का बिल इतना होना चाहिए, और आप इम्पोर्टर है और साथ में रिटेलर कैटेगरी अगर आपने आउटलेट पे अपना माल बेच रहे हैं। अब POS जो है पॉइंट ऑफ सेल जी, इस वक्त डिपार्टमेंट का सारा फोकस उसके ऊपर है और उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने अचीवमेंट भी हासिल कर ली हैं। लेकिन POS की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी आ रही हैं। मुझे आपने POS के लिए लेके आए, मेरा 60% आपने डिसअलाउ कर दिया, मैंने डिपार्टमेंट के कहने पे POS मशीन भी लगवा ली। लगाने के बाद अब मैं समझता था कि यार मुझे सहूलत मिल जाएगी, अब मैं थोड़ा सा फ्री माइंड के साथ बिजनेस करूँगा। लेकिन डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है। पेनल्टी इतनी हार्श है कि आप 10 लाख है, फिर 20 लाख है, फिर 30 लाख है, 35। अब पेट्रोल पंप्स के भी नोटिस आने शुरू हो गए जी। अब पेट्रोल पंप पे किसी ने 50 रुपये का तेल डलवाना है, किसी ने 100 रुपये का बाइक ने, चलें गाड़ी वाला 1000 डलवा लेगा। अब कोई बंदा आपको किसी से कहें ID कार्ड दे, वो कहेगा सॉरी सर मैं अगले पंप से तेल डलवा लेता हूँ। बिल्कुल सर। अब POS लगा तो दी है इन्होंने लेकिन मैकेनिज्म कोई नहीं है। मैकेनिज्म नहीं है। अब पहले FBR बोर्ड के पास था, अब इन्होंने कमिश्नर्स को भेज दिया है, फिर उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा प्रोफाइल के अंदर चेंज किया है और आयरस के अंदर एक। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डिपार्टमेंट जो है वो बगैर सोचे समझे जो है वो हर लॉर्ड साहब मैंने अपनी पहली बात जो स्टार्ट की थी वो आज भी उसी बात पे, अभी भी उसी बात पे हूँ। जब तक आप मेन स्टेक होल्डर्स में आपकी टैक्स बार्स एसोसिएशन 36 बार्स, फिर पाकिस्तान टैक्स बार, लार्जेस्ट बार ऑफ द एशिया लाहौर टैक्स बार, कराची, सियालकोट, गुजरांवाला, ये देखें ये बार्स हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, डिफरेंट बार्स हैं। इन बार्स के अंदर लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी अपनी बॉडी है, हर साल एक प्रेसिडेंट आता है, उसके साथ पूरी टीम आती है, एग्जेक्टिव बॉडी होती है, फिर सीनियर मेंबरान जिनके 50-50, 40-40 साल के एक्सपीरियंस है। उन्होंने प्रैक्टिकली इन चीजों को परफॉर्म किया होता है। 1979 वाला ऑर्डिनेंस भी देखा, अब 2001 वाला ऑर्डिनेंस भी देखा। जब 1979 वाला ऑर्डिनेंस जब हमें समझ आना शुरू हो गया कि यार ये प्योरीफाई हो गया है, आपने उसको उठाकर 2001 में कन्वर्ट कर दिया। अब उसकी अभी तक आप देख ले SROs, सर्कुलर्स इतने ज़्यादा आते हैं, चेंजिंग इतनी रैपिडली हैं, तो ये जब तक आप स्टेक होल्डर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, बिजनेस फेडरेशन के साथ आप नहीं मिलेंगे, उनके वफद के साथ अपनी टीम को नहीं बिठाएंगे, टेक्निकली प्रॉब्लम्स जो इस वक्त टैक्स पेयर फेस कर रहा है उसको नहीं आप गो थ्रू करेंगे तो ये कभी भी आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं तरक्की याफ्ता ममालिक में, वहाँ फ्रेंडली सिस्टम है, उन्होंने सिस्टम ही ऐसा डेवलप कर दिया ना कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें, अगर आपका रिफंड बनता है तो आपके बैंक में आ जाएगा, अगर आपके पेएबल है तो आपके बैंक से पेएबल में चले जाएंगे, आपको सैलरी मिलेगी तब जब आप टैक्स देंगे, आप बिजनेस करेंगे तब भी आप जब आप इसके रजिस्टर्ड होंगे तो आप टैक्स पे करेंगे। हमारा असल में स्टाइल ये है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देख के वो ऑटोमेशन, वो टेक्निक्स, वो जो IT की सर्विसेज हैं वो अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली तौर पे मैकेनिज्म जब तक आप नहीं बनाएंगे तो मैकेनिज्म बनाने के लिए आपको स्टेक होल्डर के साथ चलना पड़ेगा, और उस स्टेक होल्डर्स के साथ जब तक आप उनको अपने लूप होल में नहीं लेंगे, उनको ट्रस्ट नहीं देंगे, उन पे एतमाद नहीं करेंगे, आप कभी भी कोई अच्छा बजट नहीं बना सकते। अब देखें बजट बन रहा है, हमारी प्रपोजल है पाकिस्तान टैक्स बार की, लाहौर टैक्स बार की, पूरे पाकिस्तान, कराची, गुजरांवाला, सारे टैक्स बार ने अपनी प्रपोजल भेजी हैं लेकिन उन प्रपोजल पे शायद 1% भी जो है ना वो अमल दरामद नहीं है। अगर हमारे साथ ये स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, FBR की एक टीम बैठ जाए, बजट की प्रपोजल बनाना शुरू करें, हमें लें साथ, देखें 1 और 1 11 हैं, 2 हैं, 2 नहीं 11 बनते हैं, आपका माइंड अप्लाई होगा, दूसरे लोगों का माइंड अप्लाई होगा, बेहतर चीज़ निकल सकती है वहाँ से। लेकिन आपने बजट बना दिया, बजट बनाने के बाद फिर आपने कहा ले जी अब इसमें जो चेंजिंग करनी है वो बाद में कर दें। आप बजट बनाने से पहले अगर हमारे पास आ जाएं, हमारी प्रपोजल पे हमसे डिस्कस तो करें कि हमारी ये प्रपोजल आपके लिए कितनी बेनिफिशरी है और टैक्स पेयर के लिए कितनी बेनिफिशरी है। जी तो शाह साहब थैंक यू वेरी मच जी, आपका टाइम बहुत लॉर्ड साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपका आपके चैनल का एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
और मैं समझता हूँ कि इस तरह की डिस्कशन जो है वो फ्रूटफुल डिस्कशन जी सर। हमारे लिए यहाँ पे होनी चाहिए। और मैं जब भी आप बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए हाज़िर हैं। तो थैंक यू सो मच जी। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।